नाउ एक्सरसाइजेस पेज 37 पेज पे आइए. ओके. What are the sources of energy that are required to cause movements associated with internal forces? तो movement associated internal forces of earth की वजह से हमारे लैंड फॉर्म चेंज हो रहे हैं. तो दैट इज एक्सरसाइजेज. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 37. दैट इज पेज 37. तो अब देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनकी वजह से, इसका मतलब समझो, रिक्वायर्ड टू कॉज मूवमेंट्स. सो द sources of energy due to internal forces of earth. इंटरनल फोर्सेस, क्या धरती की कुछ आंतरिक बल भी हैं ऑफ अर्थ विच कॉजेस मूवमेंट्स, which causes movements and change in landforms. In landforms. तो ऐसे क्या 3 फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, हमारे अर्थ में चेंज आ रहे हैं? क्या आप लोग ये बात जानते हो कि जो हैवी एटम्स हैं जैसे कि यूरेनियम, वो अपने आप टूट जाता है थोरियम और क्रिप्टॉन में. इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर ब्लास्ट. बड़े बड़े एटम जो होते हैं, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का जानते हो कॉन्सेप्ट, तो उसमें क्या होता है, बहुत भारी भारी एटम्स जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल है. यूरेनियम 92 प्रोटॉन है, तो वो सोचो जरा, 92 प्रोटॉन एक साथ रह पाएगा सेंटर में? एटम जानते हो, एटम के सेंटर में प्रोटॉन रहता है. और यूरेनियम के बाद के सब देख लो, पीले पीले हैं, चेक करो. और जितने भी पीले पीले हैं, क्या वो सब रेडियो एक्टिव हैं? उनके बगल में खड़े हो जाओ तो सेकंडों में मौत आ जाए. इतने हैं. गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, ऐसी हार्मफुल रेज है. एक रे पड़ गई तो कहते हैं उसके ऊपर गामा रे पड़ गई दिल्ली में, इसीलिए मर गए. ऐसे कहते हैं कि कितने लोग मरते हैं दिल्ली में. तो मेरा कहने का मतलब है, पहली चीज कि जो बहुत भारी भारी एटम है, उनके सेंटर में जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम के सेंटर में 92 प्रोटॉन है. कितने प्रोटॉन है? अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में तुम सभी को पता है कि एक प्रोटॉन सेंटर में होता है. कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी क्लास में कभी ना कभी तो पढ़ ही लिया होगा. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है नहीं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है. लेकिन यूरेनियम में कितने होते होंगे, सोचो जरा. 92 प्रोटॉन, और 92 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन कितना होता होगा? मजाक बात है क्या 92 प्रोटॉन का एक जगह, छोटी सी जगह में होना? और कितनी छोटी सी जगह है? न्यूक्लियस अगर एक कॉस्को की बॉल है, तो इलेक्ट्रॉन जोधपुर की पेरिफेरी पे चक्कर लगा रहा है. इतनी खाली जगह होती है न्यूक्लियस की. इट इज 0.001% एरिया ऑफ द एटम. मैं आपसे जोधपुर में कहूं कि कॉस्को की बॉल ढूंढ लो, वैसा एटम में न्यूक्लियस ढूंढने जैसा. और इतने में 92 प्रोटॉन आ जाए तो क्या वो रह पाएंगे? उनका खुद का ही रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा. समझ आई बात कि नहीं? तो इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके. यानी यूरेनियम टूट के किस में बदल गया? दैट इज क्रिप्टॉन में बदल गया, और बेरियम में 90, दैट इज 36 और 52. जो मतलब इसको जोड़ा जाए, बेरियम भी होगा 56. ये दोनों है ना. देखो क्रिप्टॉन तुमको दिख रहा है, तो क्रिप्टॉन देख लो, क्रिप्टॉन 18th ग्रुप में है, और बेरियम 2nd ग्रुप में, उसमें भी 56 लिखा होगा. बड़े एटम का छोटे में टूट जाना, और इसमें कितनी एनर्जी निकलती होगी, जरा सोचो. क्रिप्टॉन रेडियोएक्टिव नहीं?
है, प्रोटॉन रेडियोएक्टिव फिर नहीं होता। जो बड़े बड़े हैं वो टूट जाते हैं। और हाइट सन में क्या होता है जरा सोचो। सन में तुम्हें ये मालूम है कि सन हाइड्रोजन गैस का गोला है? ये बात किसी को मालूम है? सन में हाइड्रोजन गैस, और अगर छोटे छोटे एटम टकरा जाए तो दो टकरा गए बड़ी तेजी से, इसके अंदर 10⁷ केल्विन एनर्जी है, एक के आगे 7 जीरो। तो टकराने के बाद हल्के हल्के मिलके बड़े बनाते हैं और बड़े बड़े टूट के छोटे बनाते हैं। समझे हैं? मेरा कहने का मतलब ये जुड़ जाए तो हीलियम बने। क्या बने? पूरा हाइड्रोजन बदल के हीलियम बन रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, हीलियम भी टकरा जाए। अब हीलियम किससे टकराए? एक और हीलियम से। हीट को होनी चाहिए तो इससे भी भारी बने, दैट इज कार्बन बन जाए। या और इसी तरीके से बेरिलियम फिर और ज्यादा बनेगा। बेरिलियम बेरिलियम से टकराए तो उसके बाद फिर और भारी बनेगा और अंततः ये सिलिकॉन बन जाएगा। ये धरती वही है, बना हाइड्रोजन है, छोटे छोटे टकरा टकरा के और सबको अंत तक Fe पे पहुंचना है। हल्के को जुड़ जुड़ के पहुंचना और भारी को टूट टूट के पहुंचना है। जब पूरा ब्रह्मांड आयरन बन जाएगा तभी चैन होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होता है? आयरन का। समझ में आ गई? या तो आयरन में भी बदल के हो जाएगा या इसके अलावा निकल में। इसीलिए आप लोग कहते हो कि धरती के कोर में फेनी है, कहते हो कि नहीं? क्यों कहते हो? या नीफे, Fe और Ni, यही सबसे ज्यादा स्टेबल। मेरा कहने का मतलब है अगर न्यूक्लियस टूटे तो उसे आप नाभिकीय विखंडन कहेंगे, और न्यूक्लियस जुड़े तो उसे नाभिकीय संलयन कहेंगे। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना। फिजन, फ्यूजन। बोलो, बात समझ में आई? तो इस चीज को कहने का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई into smaller stable nuclei is called nuclear fission। क्या चीज कही बताई है? ब्रेकिंग ऑफ। क्योंकgruppi ये वर्ड अभी कई बार आएगा इसलिए मैं समझा दे रहा हूं, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, गलत नहीं होगी चीज। ब्रेकिंग ऑफ हैवियर अनस्टेबल, यहां नोट करते जाओ, अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस या न्यूक्लियस लिखो क्योंकि सिंगुलर है। इस कॉल्ड, सेंटेंस पूरा करो योहान। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हिंदी में बोल दो तुमको अगर इंग्लिश कठिन लगती है। न्यूक्लियर, क्योंकि मुझे मालूम है इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है तो तुम नहीं बता पाओगे। अब जरा देखो ये, ठीक है? दैट इज व्हेन स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियाई कोलाइड विद ईच अदर देन दे फ्यूज विद ईच अदर। तो क्या होगा? व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कोलाइड, आपस में संघट्ट करें, कोलाइड विद ईच अदर। न्यूक्लियस की बात की जा रही है, सब न्यूक्लियर रिएक्शन है और इस वजह से ऐसे बॉम्ब्स को न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। दे फ्यूज विद ईच अदर, फ्यूज विद ईच अदर। और इसको योहान क्या कहेंगे? हाँ बोलो। यस, इट इज कॉल्ड, ये कैसे बता दिए? न्यूक्लियर फ्यूजन। And both reactions are called nuclear reactions। दोनों reactions को क्या कहते हैं? Both are nuclear reactions। और इसकी वजह से क्या होता है? इसको फ्लाइट मोड में डाल दिया, ठीक है?
तो नहीं Do रुकेगा। not disturb पे डालो। डू नॉट DND पे डाला करो। उससे मैसेज तो आते हैं नोटिफिकेशन। Both are nuclear reaction. It releases, ठीक है, lot of energy. अब लिखो, तो पहला रीजन इसका क्या हुआ? At the center of Earth. तो पहली चीज है सेंटर ऑफ अर्थ, देयर आर न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कैसी रिएक्शन हो रही है बताइए? न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस विच रिलीजेस, वो क्या करती होंगी? लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और जो एट द कोर ऑफ अर्थ दैट इज देयर इज ए मोल्टन मैग्मा। उसकी वजह से क्या होता है बताओ सेंटर पे? विच कॉजेस कोर मटेरियल टू मेल्ट, इट इज कॉल्ड मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा, इसको पिघला हुआ लावा कहते हैं, सही है। इट exerts lot of pressure on surface. अंदर कोई चीज अगर पिघल जाए तो क्या उससे हीट और प्रेशर नहीं होगा? It exerts lot of pressure on tectonic plates. तो पहली चीज मैंने क्या बताई कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन, ये वर्ड अगर तुमने लिख दिया तो तुम्हारी जीत है। न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही सेंटर पर। अगला देखो, दूसरा क्या है? दैट इज टाइडल फ्रिक्शन। इसकी वजह से क्या होता है? दूसरी चीज दैट इज ड्यू टू टाइडल फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज है जो लैंड फॉर्म में चेंज कराती है। तो उसके लिए तुमको एक वीडियो देखना पड़ेगा, बता देता हूं। ये देखो, अब देखो, दैट इज अरे बहुत बहुत शुक्रिया। टाइड्स ड्यू टू मून। ये देखो, Tides due to मून की वजह से पानी कैसे उठा जा रहा है, जिधर जिधर मून जा रहा है। ये देखो, मून की ग्रेविटी होती है, समझ में आया? अब क्या इसकी वजह से कटाव होता है? पानी हाई टाइड लो टाइड पे चला जाता है। ये देखो, ये जिधर जिधर मून जा रहा है पानी क्या उधर उधर बढ़ता जा रहा है। ये देखो, ऊपर उठ गया पानी मून की वजह से, फिर नीचे चला गया। तो ये Did देखो, you know that the moon's gravity is so strong that it can create tidal bulges in the ocean? Well, let's find out how. तो इसकी वजह से पानी देख रहे हो कैसे ऊपर आ रहा है? ये देखो, इस चीज की वजह से क्या होता है, जब पानी ऊपर नीचे आएगा तो काटेगा सैंड को, बार बार ऊपर ऊपर भी काटेगा, हाई टाइड पोजीशन पे भी काटेगा, लो टाइड पे वही शीशोर बन जाता है। तो दूसरा क्या है? ड्यू टू टाइड्स, ठीक है, फॉर्म्ड। किसमें फॉर्म्ड होती है? इन सी, ठीक है। दैट इज टाइड फॉर्म्स इन सी ड्यू टू मून एंड सन। मून एंड सन ये क्या करते हैं? सन भी तो ऊपर आएगा, सन का भी इक्वली ग्रेविटेशन होता है, दोनों का लगभग बराबर होता है। दिन में 2 बार टाइड आती है,
तो उसकी वजह से क्या होता है बताइए? इट कॉजेस चेंज इन लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म ये तुमने देखा होगा, क्लिफ बन जा रही है तो कहीं कुछ बन जा रहा है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? और दैट इज थर्ड, द रेसिडुअल हीट ड्यू टू प्रीमॉर्डियल पीरियड। क्योंकि अर्थ खुद भी तो किससे बनी है? क्या सन से नहीं बनी है? तो उस समय की जो हीट सेंटर में ट्रैप हो गई है वो अभी भी निकल ही रही है। धरती तो अभी भी ठंडी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो क्या हो गया? ड्यू टू हीट ट्रैप्ड इन अर्थ। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है प्रत्युष कि जो सन से विजिबल रेज आती हैं वो यहां से सिर्फ हीट बन के निकलती हैं? सन से आई विजिबल रे बहुत पावरफुल होती है और निकली सिर्फ हीट। रोशनी में ज्यादा ताकत है। तो यहां से अगर 10 जूल एनर्जी आई तो क्या अर्थ में विजिबल रे निकालती है? नहीं ना। तो उसमें से 8 जूल अर्थ के अंदर चली जाती है और 2 जूल ही बाहर निकलती है। बाहर कितनी निकलती है? तो फिर ये हीट भी तो लगातार अंदर जाती जा रही है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट है CO2 का, ग्रीन हाउस गैसेस है कि नहीं? वो हीट को अंदर तो आने देती हैं लेकिन क्या अर्थ से बाहर जाने देती हैं? ये बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट करती है जैसा कि तुम्हारी कार में होता है। तो कार में हीट अंदर आ सकती है लेकिन क्या कार के बाहर जा पाती है? शीशे के अंदर आएगी, एकदम गर्म होती जाएगी, कार गर्म होती जाएगी, बाहर से ज्यादा गर्म हो जाएगी। यही ग्रीन हाउस गैसेस में होता है। अगर ग्रीन हाउस गैस, ये जो ग्रीन हाउसेज होते हैं ना लद्दाख में बनाए जाते हैं पॉलीथीन के, उसमें सन की हीट अंदर आके अंदर ही इतनी गर्म कर देती है कि -10 डिग्री सेल्सियस है और तुम पॉलीथीन के पॉली हाउस में चले जाओ, पसीना पसीना हो जाओ। समझ में आया? अब -10 डिग्री पे वो लोग गोभी उगा रहे, देख लो कॉलीफ्लावर। समझ में आ गई? लद्दाख में ये चीज रिद्धिमा से बेहतर कौन जानता होगा? चलिए, ड्यू टू हीट ट्रैप्ड इन सन, ड्यू टू सन इन अर्थ, ड्यू टू सन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या होता होगा? इट इज that is which trapped in sun which ultimately causes, इसकी वजह से क्या होगा? ट्रैप्ड हो जाती है। that is differential pressure due to wind। कहीं की हवा गर्म हो जाएगी और कहीं की हवा क्या हो जाएगी? तो क्या उससे विंड चलेगी? तुमको मालूम है कि सैंड जल्दी गर्म हो जाती, पानी नहीं, तो उससे विंड चलेगी तो विंड मूवमेंट होगा कि नहीं? ठीक है। कॉजेस डिफरेंशियल प्रेशर, डिफरेंशियल हीटिंग अलग अलग हो जाएगी एंड विंड मूवमेंट। तो ये 3 चीज तुम लिख लेना। 3 में से जितनी भी याद है, टाइड याद रखो, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखो और ये जो है सन की हीट ट्रैप। पहला आंसर तुम्हारा पूरा है। क्या? अगर मान लो कहीं पर ये तुमने लैंड सी, ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ा है, तो जब यहाँ पर सनलाइट पड़ती है तो ये 50 डिग्री हो गया और जबकि इस पर भी सनलाइट पड़ रही है 20 डिग्री हुआ। तो बताओ कहाँ की हवा कूलर और डेंसर है? पानी भी ज्यादा, तो वो इधर आ जाएगी। तो दिन में जुहू बीच पे यहाँ से हवा आएगी और रात के समय लैंड। अब ये रात हो गई, ये देखो चांद बन गया और अब रात में ये 10 डिग्री हो गई, वहां बीच बिल्कुल ठंडा हो गया, पानी सिर्फ 18 ही डिग्री रहा। अब बताओ कौन ज्यादा ठंडा? तो लैंड से यहाँ जब मल्लाह यहाँ पे बैठा है तो इसमें मल्लाह की ये जो बैठा है तो ये इसकी टोपी उड़ के इधर जा रही क्योंकि ये हवा इधर चल रही। सही है कि नहीं? इसको कहेंगे लैंड ब्रीज।
रात को चलती है लैंड ब्रीज, और दिन में बताओ क्या ठंडा था पानी, तो सी ब्रीज। रात में सबसे ज्यादा समुद्र का बीच ही होता है, वो समझ पे ना। अगले सवाल पे आओ। कहने का मतलब है relate various physiographic division with various endogenic forces. Relate various physiographic division with किससे? वेरियस एंडोजेनिक फोर्स। चलिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओरिजिन, तो इसका आंसर है कि फोल्ड माउंटेन्स। जरा चेक करें, फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? fold mountains, that is when tectonic plates slide towards each other, then due to compression क्या होता है? निशान। भाई हमने देखा कि एक होता है कि एक दूसरे की ओर आती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ। तो ड्यू टू कन्वर्जेंट मूवमेंट ये प्लेट आ गई, इसके नीचे चली गई और दूसरी वाली उठ गई, तो यहां पे क्या बन गया? ये हिमालय बन गया। सही है? तो ड्यू टू कन्वर्जेंट मूवमेंट, ड्यू टू कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, that is fold mountains are formed. ऐसे माउंटेन्स को क्या कहते हैं? fold mountains are formed. इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल when गोंडवाना लैंड hit the यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना? when गोंडवाना लैंड collided with Eurasian plate, that is Himalayas are found. क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, दैट इज ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन एंड रिफ्ट वैली, जरा ध्यान दें। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो बीच वाली टेक्टोनिक प्लेट अंदर धंस जाए। समझ में आई बात की नहीं? टेक्टोनिक प्लेट टूट गई, अब बीच वाली अंदर धंस गई, तो क्या वैली नहीं बन गई? तो इसे क्या कहेंगे? अंदर की ओर घुस गई है बीच वाली प्लेट, तो वो रिफ्ट वैली है। कैसी वैली है? दैट इज रिफ्ट वैली। अधिक जानकारी के लिए रिद्धिमा से पूछे। अब देखो, अगर यहां रिद्धिमा ये दब जाए और ये ऊपर उठी रह जाए, तो ब्लॉक माउंटेन। समझ में आ गया कि नहीं? टेक्टोनिक प्लेट का ऊपर नीचे होना, तो ये क्या बन गया? ब्लॉक माउंटेन। अब क्वेश्चन से इसको रिलेट करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेरियस फिजियोग्राफिक डिवीजन ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स। ये सब एंडोजेनिक फोर्स तो ही है, धरती के अंदर के फोर्स है। टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट अंदर का ही तो फोर्स कहा जाता है। तो इसलिए लिखो कि if tectonic plate breaks into three parts and the middle one कहाँ चली जाए?
sinks inside, then it forms rift valley. So if one fragment, फिजियोग्राफी का मतलब है रिलीफ पैटर्न, टोपोग्राफी, टेरेन, जो तुम्हें दिख रहा। फिजियोग्राफी कह लो कहीं पहाड़ है, कहीं माउंटेन है, कहीं रिवर है, जो फिजिकली यू सी और जिसका तुम ग्राफ बना सको, फिजियोग्राफी। फिजिकली यू कैन सी, ऑब्जर्व, यू कैन मेक द ग्राफ। क्या तुमने कभी सीनरी बनाई है? क्या वही फिजियोग्राफी नहीं होती? ग्राफ बनाना जो तुम देख रहे हो। इफ वन फ्रेगमेंट, कौन सा फ्रेगमेंट? दैट इज मिडिल वन, गोज इनसाइड, मिडिल वन, ठीक है, दैट इज मिडिल वन वाला अंदर चला जाए, is pulled inside it, pulled inside earth, it forms, ये क्या बना देगा? रिफ्ट वैली। if side tectonic plates are pulled inside and the middle one remains in its position, if साइड, अगर साइड वाला हो जाए तो क्या होगा बताइए? साइड ब्लॉक्स आर पुल्ड इनसाइड while middle one remain its position. It forms block mountain. इसको क्या कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन। अगली चीज देखिए, तीसरी चीज है कि पहला वाला बताया फोल्ड माउंटेन्स और दूसरा बताया ब्लॉक माउंटेन। अब तीसरा बता रहे हैं वॉल्केनिक प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार, ये एक इस प्रकार का वॉल्केनिक प्लेट्यू है। जब हमारी तरफ गोंडवाना लैंड चल के आ रही थी तो उसमें इतने सारे वॉल्केनो थे जो फुलझड़ी की तरह और अनार की तरह निकल रहे थे, और उसमें से जो मोल्टन मैग्मा था वो जमता चला गया और जमता चला गया उसके चारों ओर, और एक इस तरीके का प्लेट्यू बन गया, टेबल टॉप, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहा गया। वॉल्केनिक इरप्शन भी जब निकलता है तो आसपास जमी जाएगा कि नहीं, खूब ऊंचा। इतनी अच्छी ग्रेनाइट की चट्टान बनी बेसाल्ट की कि उसमें से तराश के राम की मूर्ति निकालते। सोचो, कोई कमी ही नहीं है। ऐसे पत्थर काटने से नहीं कटते हैं, और सब मूर्तियां दक्षिण भारत में काली हैं। उनके पास ग्रेनाइट है, काला ग्रेनाइट है। राम मंदिर का पूरा भूमि का दक्षिण से लिया गया। सही है कि नहीं? बहुत हार्ड होते हैं, और अरावली के ये सॉफ्ट स्टोन होते हैं। तुम सिर्फ नेल लेकर के जैसलमेर के घरों में उकेरो, उनके घर बन जाएंगे। इतने सॉफ्ट गोल्डन स्टोन है जैसलमेर, और इतनी महीन कारीगरी है कि पत्थर के आर पार जाली से देख लो, नेल से कर सकते। तो कहीं सॉफ्ट माउंटेन है, इसीलिए वो गोल्डन सिटी कहा जाता है। और ये यहाँ पर दूसरे पत्थर मिलते हैं जरा अलग तरीके के, पिंक स्टोन मिलते हैं ना, वहाँ गोल्डन। पूरा ऊपर से देखो जैसलमेर लगता है कि सोने का बना हुआ है। वॉल्केनिक प्लेट्यू क्या होता है? दैट इज व्हेन मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स। इरप्ट्स का मतलब बाहर आ जाता है। देन इट स्प्रेड्स एंड कूल डाउन। ऐसे में
ये इस तरीके की संरचना बनाता है जिसको कि पठार कहते हैं। टेबल टॉप, प्लेट्यू, इसको क्या कहेंगे? प्लेट्यू। कूल डाउन, इट फॉर्म्स वॉल्केनिक प्लेट्यू। इसका क्या एग्जाम्पल है वहाँ? पर सर जो वॉल्केनोस थे सर फिर वो कहाँ गए? हैं? तो जो वॉल्केनोस थे वो कहाँ गए? वॉल्केनो से बेसाल्ट निकला, वो सब निकला, आके जम गया चारों तरफ। सर वो वॉल्केनो से क्या हुआ? वॉल्केनो क्या होता है? पठार था, एक तरीके से वीक क्रीसेंट था जिसमें से सब निकला और निकल के बह के चारों तरफ उसके इकट्ठा हो गया। भाई एक छोटे से माउथ से बहुत सारा निकलता है। अब वो अगर कहीं पर लैंडफॉर्म जरा सा पठार है या पत्थर है, वो पड़ा नहीं दो उसको, लेकिन बड़ा सा तो टेबल टॉप उसने बना दिया। छोटा सा एक मान लो माउंटेन या कहीं क्रीसेंट था, कहीं पर जो भी हो, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो, डाइवर्जेंट होना, हमें कुछ नहीं देना। उस छोटे से पहाड़ का क्या करना? उसने इतना बड़ा डेक्कन प्लेट्यू बना डाला, लाखों सालों तक मैग्मा निकलता रहा उसमें से। तो एग्जाम्पल क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। अब फिर से समझो, मेरे कहने का मतलब है फिजियोग्राफिक डिवीजन को क्या एंडोजेनिक फोर्सेस ने नहीं क्रिएट किया? एक को ज्वालामुखी ने किया, एक को किसने किया? कन्वर्जेंट मूवमेंट ने किया, और एक को इसने किया। पूरे नंबर मिलेंगे, टॉप कर जाओगी। जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखते जाना। ये मेरी भाषा नहीं है, ये सब एआई है, ग्राफ फोर्स से दिखा रहा हूं। हाई एलन मस्क का है। अब जरा देखो, समझ में आई बात कि नहीं? नेक्स्ट इज, इसको अदृत से बेहतर कौन जान सकता है? क्योंकि यही हमारे भविष्य के एलन मस्क हैं। जब इनके भी एलन मस्क की तरह 14 बच्चे होंगे तो हम लोग इन्हें सलाम करेंगे। 14 के 18, अब 18 हो गए, ठीक है। चलो, Why and where do earthquakes occur frequently? रिंग ऑफ फायर तुमने पढ़ा है? जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स का ज्वाइंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। चलो ठीक है, तो वहीं पे ये सारा हो सकता है। Why and where? Do earthquake occur? ठीक है, चलो देखिए। इस हाँ बोलो। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। कॉन्टिनेंट्स मिले, जो भी हमारा मुख्य उद्देश्य टेक्टोनिक प्लेट, वो समुद्र के अंदर भी मिल सकती है, इसलिए जरूरी नहीं कि कॉन्टिनेंट के मिलने पे, हमारा टेक्टोनिक प्लेट के मिलने। हाँ, जहां पर वो मिल रहे हैं वहां कोलाइड करेंगे, कन्वर्जेंट मूवमेंट करेंगे, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट करेंगे। ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो सीस्मिक हो जाएगा, और वही चीज ये कह ही रहा है। इज इट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इट? अब पानी में नाव कहाँ तैर रही, किसी को कुछ पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से टेक्टोनिक प्लेट तैर रही हैं। Where tectonic plate meets, that point is called plate boundary कही जाती है, fault lines। Yes, fault lines. That is fault lines क्या होती है कि वहीं गड़बड़ी होगी। Fault lines are the joints where tectonic plate meets. Fault lines को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फॉल्ट लाइन में मालूम है कि वहीं आएगा, लेकिन वहां टेक्टोनिक प्लेट, अब जैसे नाव कोई समुद्र में या रिवर में तैर रही है तो किधर जाएगी किसी को क्या पता? अल्टीमेटली टेक्टोनिक प्लेट तो तैर रही है ना मोल्टेन मैग्मा में, तो किसी को क्या पता किधर जाएगी? अंदर की गैसेज हैं वो किधर निकलेंगी, किधर जाएंगी, किसी को क्या पता? नाव को तुम बता सकते हो? तो
इसी तरीके से। नाउ तो दैट इज fault lines are tectonic plates, joints, ये क्या कहलाते हैं? So these are the susceptible area. These are continuously क्या करेंगे वो लोग? Moving due to convergent movement, divergent movement या ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, हमें चाहिए अर्थक्वेक के, तो ड्यू टू ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड कर जाएं, कहीं पर भी तुमको जरा सा भी मौका मिले, क्योंकि तुम्हारी नई बुक है, तो तुम तुरंत ही इस तरीके से बना देना। तो उससे क्या होगा, ऐसे बना देना, फिर तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ये स्लाइड मूवमेंट, ये इधर जा रहा है, इधर ऐसे बना देना, है ना। When they, due to sliding of tectonic plates, that is transform movement. It causes drag. इससे क्या होता है? Causes drag and results in earthquake. Otherwise, these fault lines are interlocked with each other. ये जल्दी मूव नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरनल फोर्स हो गया तो ही होता है। ये इंटरलॉक है, ऐसा नहीं कि रोज ही मूव कर रही, तब तो आदमी जिंदा ही ना रहता है। earthquake. So this movement, ये मूवमेंट जो है is due to various endogenic forces. सर अब इनका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट मूवमेंट ही होता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस है, अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं, है ना। ये तो बताया ही था हमने कि भाई दूर जाने से वीक हो जाएगी तो बीच में मैग्मा निकलेगा, पास आने से भी चढ़ी तो भी वीक हो जाएगी, मैग्मा निकलेगा, लेकिन ऐसे होने से भूकंप आएगा। सर कोई माउंटेन नहीं चलेगा, कोई माउंटेन नहीं मिलेगा सर, ऊपर नीचे आने। हाँ तो चढ़ जाती कन्वर्जेंट से तो माउंटेन बनता ही है, और दूर जाती तो ड्रिफ्ट वैली बन जाती, वैली बन जाती ना बीच में, दूर गई तो वैली, चढ़ गई तो माउंटेन, अब खिसक रही हैं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा, क्योंकि चूहे भागेंगे जमीन से निकल के। जब सबसे पहले ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती है ना, जो हल्का हल्का वाइब्रेशन, चूहे और सांप निकल के भागने लगे सड़कों पे, समझो अर्थक्वेक आने वाला, और कोई तरीका नहीं। सीस्मोग्राफ से तुम ये पता कर सकते हो कि कितना रिक्टर स्केल पर वाइब्रेशन, वो तो जितनी देर में तुमको पता चलेगा, तुम शहर वालों को सूचित करोगे, तब तक सब काम हो जाएगा। तुम कितनी जल्दी बता लोगे, और वो हो जाएगा, उसको होने में 3-4 सेकंड लगेंगे, कब तक बता लोगे? क्या मोबाइल फोन से बताओगे? हम भागेंगे ना पहले, हम अपनी जान बचाएंगे, जान अपनी बचा लेंगे, किसी खटिया के नीचे कोई ऐसे हो, बेड के नीचे हो जाओ। आजकल तो ऐसे बेड हैं कि जरा सा हिलता है तो वो अंदर डाल के पूरा बंद कर देता है, वैसे बेड बन गए। एंडोजेनिक फोर्सेस ये किस वजह से होते हैं? विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। ये जो एंडोजेनिक फोर्स तुम जानते हो ना, धरती के अंदर ये सब प्रेशर जैसा बन रहा है, विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन, नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। सो ठीक है, वी कैन नॉट, हम क्या नहीं कर सकते हैं? प्रेडिक्ट अर्थक्वेक
in advance. We cannot predict them in advance. Indian, North, Alpine, Himalayan, fault line is susceptible for it. ठीक है? is वो क्या है बताओ? is a region of high risk zone for earthquake. अल्पाइन का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? अल्पाइन का मतलब है जो ट्री की जो लास्ट हाइट है उसके ऊपर ट्री नहीं उग सकता, उसके ऊपर सवाना घास ही उगती है। लास्ट हाइट तो हमारा जो हिमालय है क्या वो अल्पाइन रीजन में पड़ता है? क्या उसमें कभी ट्री उगेंगे? सबसे ऊपर ट्री वहीं तक उगते हैं जहां तक रिद्धिमा रहती है, और रिद्धिमा के ऊपर ट्री नहीं उग सकते। तुमसे ऊपर ट्री उग सकते क्या? तो एक स्तर के ऊपर, मेरा कहने का मतलब है 4000 किलोमीटर के ऊपर ट्री नहीं उगते, उसके ऊपर सिर्फ कॉनिफर्स उगते हैं। कॉनिफर्स जानते हो नहीं जानते? नो क्यों बोलते हो तुम लोग? वो तो रहती है शंक्वाकार वन। कभी क्रिसमस ट्री देखा? कॉनिफर। तो मेरा कहने का मतलब है ट्री खत्म हो जाओ, कॉनिफर्स उगने लगे, वो अल्पाइन रीजन है। तो यहाँ जो हिमालयन रीजन तो है, ये फॉल्ट लाइन आगे बढ़ी है और पूरे यूरोप को घेरती हुई स्पेन, फ्रांस, इथियोपिया, इन सब को घेरते हुए एक अल्पाइन पर्वत भी है। हिमालयन अल्पाइन रीजन इसे लिखा गया। पूरी फॉल्ट लाइन अगर तुम देखोगे तो यहाँ से होती हुई आगे जा रही, हिंदू कुश के आगे, तो वो पूरी अल्पाइन रीजन। अब समझ में आ गया ना अल्पाइन रीजन क्या होता है? दैट इज द लास्ट हाइट वेयर द ट्री कैन ग्रो। ओके, इज ए रीजन ऑफ हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन। तो इसलिए वहां पर मकान खरीदते समय, हाँ, ये नहीं कि केक खाने के चक्कर में पहुंच गए कि अर्थ का केक खाएंगे। सही है। अगला सवाल देखें। तो पूरी बात समझ में आ गई? इतना लिख देना। सो अगला क्वेश्चन क्या है? There are such other regions are ring of fire. वो कहाँ पर है ये भी मालूम है? अदर एग्जाम्पल बिल्कुल सही। हाँ, फुजी या कोहामा ये सब हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टिव हैं। अदर एग्जाम्पल इज रिंग ऑफ फायर। चलिए, क्वेश्चन है अर्थक्वेक के बारे में कि भाई इस पे प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। प्लेट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्या चीज है? क्या नहीं लिखा? बता बताओ बता। तो रिंग ऑफ फायर में तुम्हें लिखना है क्या? नो सर। वो कौन सा रीजन है? दैट इज ये यहाँ पर है रिंग ऑफ फायर। ये पूरा रीजन है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, यही है रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन है, लिख लो पैसिफिक ओशन। तुमको बस अपने टॉप की चिंता है। नाउ प्लेट मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, फॉर
देखो तुम अगर चाहो तो इसमें भी यही आंसर लिख दोगे तो फिट बैठ रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बिल्कुल सेम है, तुम्हारा कुछ पकड़ा नहीं जाएगा। अगला सवाल देखो। नाउ अब जरा देखिए, चलिए, ड्रॉ एंड लेबल ए डायग्राम ऑफ अ मीएंडर एंड डेल्टा। अब तुमको दो चित्र बनाने होंगे। तो सबसे पहले मीएंडर कैसा होता है? सर्पिलाकार, सरपेंट। चलिए, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ, लेकिन सिर्फ ऐसे नहीं बनाना है, लेबल भी करना है। ऑफ मीएंडर एंड डेल्टा। मीएंडर में धीरे धीरे नदी बड़ी होती जाए, आगे बढ़े तो ये नहीं कि छोटी होती जाए। और फिर यहाँ पर एक ऑक्स बो लेक बना दो कि पहले कभी इधर से जाया करती थी, ये रास्ता बंद हो गया तो उधर से जाया करने लगी। ये दैट इज सिल्ट डिपोजिशन। और यहां फोर्स लग रहा है तो इधर इरोजन होगा। इधर पर क्या होगा? इरोजन। ये कैसा है? बैल के खुर की तरीके की झील, ऑक्स बो लेक, ये सारी चीज हो गई। दिस इज मीएंडर, जिसमें सिल्ट या नदियों के अवसाद बहाए लिए जाए। और ये अल्टीमेटली जब ये आगे बढ़े तो इसमें एक डेल्टा बनाओ, दो डेल्टा बनाओ, और पानी बीच से चल रहा है, लेकिन बीच में भी चैन थोड़ी इसको बढ़ेगा, फिर डेल्टा बनेगा और फिर और डेल्टा। तो यहाँ से पानी आया और यहाँ बह गया, यहाँ बह गया, यहाँ बह गया। हाँ, तो इसमें इतना ज्यादा सिल्ट है कि पानी रुक गया। तो बोलो अगर तुम्हारा पानी रुक जाएगा, तुम घर में भी पोछा झाड़ू लगाओ, पतली नाली है तो नाली में पानी पानी जाएगा, जो तुम्हारी गंदगी बाहर ही रह जाएगी। बात समझ आई? अब फ्लो में बहे पानी तो सी उसे रोक नहीं देगा क्या? तो अब सी में तो धीरे धीरे मिलेगा, तो उसका जो सिल्ट है, और दूसरा एक ये भी रीजन है कि जो रिवर है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और सी पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो उन दोनों के मिलने की वजह से प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब माइनस और प्लस मिल गए तो वो फिर क्या बन जाते हैं? सिल्ट एक डिपॉजिट बन जाता है। ये 10th में बताया जाएगा, 10th की ज्योग्राफी की भी है। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन तुम ये देखो, कहने का मतलब है कि पानी जाएगा तो क्या अपना डिपॉजिट वहीं छोड़ देगा किनारे पे, तो वो जो किनारे पे छोड़ देगा, और ये सी है तो इसको कहेंगे डेल्टा रीजन। ये रिवराइन लैंड है। कैसी लैंड है? रिवराइन लैंड है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। ठीक है कि नहीं? तो ये देखो, दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन। और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज। इसको लिख दो सी। ये पूरा सी का कोई अंत तो है नहीं। ये रिवर, और ये इधर जा रही है, ये मेंढर। अगले पेज पे आइए। क्या करना? क्या ये नहीं करना? नहीं करना, स्कूल में बताया गया क्या?
अच्छा जी, सबसे अच्छी बात है। और किसी के में तो छठा नहीं आ रहा है। SST का कुछ पता ही नहीं चला। हाँ? कोई बात नहीं, अब आपको हम ऐसा मास्टर कर देंगे कि आईएएस तक नहीं बोलोगे, क्योंकि आईएएस में यही सब पूछा जाता है। वो लोग साइंस वाइंस नहीं पूछते, क्योंकि सबने पढ़ा है। वहाँ तो आईएएस में सब पहुँचते, साइंस के वाले, कॉमर्स वाले भी और आर्ट वाले भी, सबने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है। आगे चल के ब्रांच बदल जाएगी तो वो पकड़ते 8th 9th 10th ही हैं। तो इसलिए हर चीज बता दे रहे हैं कि हमसे गुजरने के बाद आपकी लाइफ में रिस्क ना रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम वापस आते हैं ह्यूमन, कैसे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये चेक करो। चलो नाउ क्या 67 पेज तक ही पढ़ाना है। 67 हम तुमको एक बेसिक चीज पढ़ा देंगे बस। 67 क्या देखो, चलिए अब लिखो अर्ली ह्यूमंस। 78 तक पढ़ा देंगे, सब एक ही है। हम तुमको बेसिक बता देंगे, तुम्हारी चैप्टर ही खत्म हो जाएगी। सर कल हमारा साइंस का बहुत आएंगे। क्या चीज? साइंस के मार्क्स बता दिए, कल बताएंगे। ठीक है। ओके, नाउ आगे की बात देखो। दैट इज डिफरेंट स्टोन एज एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन। चलो अब हमने देख लिया The था। Stone Age, which lasted about 3.4 million years, is divided into देखिए। Paleolithic, Mesolithic and Neolithic periods based on the two. सबसे पहले फ्लो चार्ट पढ़ो, सीरियस हो जाओ। तो हमारे पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। ठीक है, पाषाण का मतलब पर्वत जानते हो। तो स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स है बताओ? पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, कल हमने इसके बारे में बताया भी था कि पेलियोलिथिक में द ह्यूमन बनाते थे ये 2.5 मिलियन टू 10,000 BCE, बिफोर कॉमन ईरा, तब तक ये रहा। और इसमें कौन कौन रहे बोलो? दैट इज, देखो इसमें कौन कौन से लोग रहे, ये चीज तुम लोग देखो। तो अभी बता रहे हैं। अब अगले पेज पे आओ, 63 पे। तुम्हें क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ये चीज लिखी है। देखो ऑस्ट्रेलोपिथेस, ये लिखो ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। फिर इसके बाद कौन आया? अगला देखो, होमो हैबिलिस, ये इंसानों के नाम है। हैबिलिस, होमो हैबिलिस आ गए। फिर उसके बाद कौन आया? होमो इरेक्टस, होमो हम होमो सापियन टस। और फिर उसके बाद क्या हुआ? निएंडरथैल्स, होमो निएंडरथैल्स, होमो, अभी समझ में आ जाएगा। निएंडर, सर वो क्या लिखा? हबीली। हाँ, निएंडरथैल्स, ये देखो। सर वो क्या सेकंड क्या लिख रहा है? वो छोड़ो तुम,
हैबिलिस, उतना छोड़ दो। तुमको इतना मालूम है कि बोरियोलिस और ऑस्ट्रोलियोस क्या होता है, बताओ? इतना तो तुम छोटी क्लास से पढ़ते आए हो। चलो भाई, ये चीज कॉमन है, इतिहास को मालूम है तो सबको मालूम है। यस, अरे वो जब ये देखो, ये हिस्सा बोरियोलिस कहलाता है और ये हिस्सा क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलिस। साउथ को ऑस्ट्रेलियोलिस जानते हो कि नहीं? इसीलिए तो वहां ऑस्ट्रेलिया नाम उसका पड़ा। इतना तो तुम जानते नहीं होगे क्या? अरे ऑस्ट्रियोलिस, देखो ऑस्ट्रियोलिस, और ये क्या है? दैट इज ओरियोलिस। कभी तुमने ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस नहीं पढ़ा? नॉर्वे में जो सुंदर चित्र बनता है आकाश में, हैरान पढ़ा है कि नहीं? तो और वहां पे बनता है, और आर्कटिक में बन जाए तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हो। कितना सुंदर है, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते हो जाने के लिए। देख लो यही, जब जानते हो तो फिर क्या? ये देखो, ये देख लीजिए आप, ऑरोरा बोरियोलिस। ये मतलब आप लोग देखिए कितना सुंदर चित्र है। क्या ये तुम लोगों ने नहीं देखा आकाश मंदिर? कितना मजा आ रहा है देख देख। अरे इंडिया नॉर्थ में थोड़ी ना है, ये आर्कटिक और एंटार्कटिक में बनता है। कितने अलग अलग कलर। ये देखो, अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मून में रहते हो। वो आगे की बात है, वो आयनोस्फीयर, वो 10th में है। क्यों बनता है? आयनोस्फीयर में अलग अलग कलर निकलते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाते हैं, तो वो जब वापस आते हैं तो वो मीसोस्फीयर में आते हैं, फिर ये बनता है। लेकिन ये बनता तो है, इतना तुम्हें मालूम है ना कि बोरियोलिस कहाँ बनता है, और ये भी मालूम है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब जो भाई ऑस्ट्रेलिया में बनेगा, देखो दोनों तरफ बन रहा है, मजेदार। हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से? इतनी बात तुम्हें पता चल गई? ऑस्ट्रियोलिस, मेरा कहने का मतलब है पेलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। इसका क्या नाम है? ओल्ड। पेलियो का मतलब क्या है? ओल्ड, और लिथिक का मतलब स्टोन एज। और होमो का क्या मतलब है? तुमने ये वर्ड सुना हुआ है, होमोसेक्सुअल, जिसमें लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। यूरोप में खूब फेमस है। वहां लड़का लड़की शादी नहीं करता, दो लड़के एक साथ रहते हैं। एक कहता तुम बन गए बीबी, आज मैं बन गया मियाँ, और अगले दिन हम बीबी तुम मियाँ। ये चीज होती है। समझ में आ गई कि नहीं? होमो का मतलब सेम। जब मैं कहूं होमो मैरिज, सेम जेंडर मैरिज करें, तो जो हमसे सेम मिलते होंगे उन्हीं को तो हम होमो कहेंगे। होमो किसको कहेंगे बताओ? सेम। मेरा कहने का मतलब है ये ऑस्ट्रियोलोपिथेकनिस, ये पिथेकन्स, ये हमसे मिलते जुलते नहीं है। ये लूसी है जो इथियोपिया में सबसे पहले पैदा हुई थी, इतनी बड़ी थी लूसी। ये ऐसी बंदरिया थी जो अपने दोनों पैरों पे चलती थी। समझो, 3 फीट की थी, उसको आज भी रखा गया। उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स है। वो कहते हैं हमसे मिलती जुलती नहीं है, इसके बाद वाले हमारे जैसे हैं। अब मैं लूसी का चित्र दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि तुम्हारे में पेज नंबर 67 में ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स लिखा है कि नहीं? उसका मतलब समझो। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्या मतलब है? प्राइमेट्स, सदर्न। ध्यान दीजिए, अब वो मैं दिखा दे रहा हूं। सदर्न प्लस पिथेकन्स का क्या मतलब है? हमारे पूर्वज, प्राइमेट्स। सही है? तुमको ये बात मालूम है कि जो लूसी है वो साउथ में पैदा हुई है? इतनी तो बात नहीं तो अभी मैं बता देता हूं। ये देखो, अफ्रीका जानते हो, और ये हमारी अर्थ है, अर्थ की ये सदर्न पार्ट में पड़ता है इथियोपिया। यहाँ इथियोपिया, और यहीं पे कौन पैदा हुई बोलो? लूसी। लूसी ऑस्ट्रेलियोपिथेकन्स। अभी देखो, पिथेकन का मतलब प्राइमेट,
और ऑस्ट्रेलिया का मतलब साउथ में पैदा होने वाला हमारा पूर्वज। तुम हिंदी में लिख देना कि दक्षिण पूर्वज। तुम ये बात बिल्कुल सोचो, योहान तो ऐसा ही करते हैं, तुम भी ऐसा करना। दक्षिण में पैदा होने वाली लूसी। चेक कर लो, हमें क्या लेना देना, सच्चाई तुम्हारे सामने। देखो लूसी इन इथोपिया, तुमको देख लो, ये है लूसी। ये इसका ये देखो कैसे निकाला गया, कुछ दिन पहले निकाला है। The bones of a small creature, only 3.5 feet tall. 3.5 feet, हम लोग 5 फीट के। ये है Her name was लूसी। Lucy, or as she is known in Ethiopia, Dinknesh. You are marvelous. Lucy lived 3.2 अपने पैरों पे ये years खड़ी हो ago. गई। Her brain, no bigger than an orange, but ये लूसी की हड्डियां, इसको देख के ये रो रही है। 3.2 million-year-old Lucy. Lucy, यही लूसी है। Australopithecus afarensis specimen, was found in चलो, Senegal. अब हम लोगों ने देख लिया लूसी को। अब देखो, ये हम लोग कहते नहीं ये हमारे जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें हैंड स्किल्ड हो, जिसके हाथ में पत्थर पकड़ने की क्षमता आ जाए, उसको हैबिलिस कहते हैं। होमो का मतलब सेम। जब इंसान के हाथ में पत्थर आया, उसी समय उसका ये अंगूठा क्रॉस हो गया। क्रॉस का मतलब पहले सबके ऐसे थे, पकड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे ये जिसके है वो पावरफुल नहीं है। हम इसीलिए पूरी दुनिया में राज करते हैं क्योंकि हमारा अंगूठा क्रॉस है। हमने जब पत्थर पकड़ना सीखा तो फिर हमारा अंगूठा क्रॉस बन गया, और फिर वी वर डेक्स्ट्रस, वी वर एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से दाहिना हाथ थे, दक्ष थे। वी वर स्किल्ड बाय बोथ हैंड्स, इसीलिए इन्हें हैबिलिस कहा गया, बिकॉज दे वर हैंड स्किल्ड। ये क्या थे बोलो? और ये हमसे मिलते जुलते थे भाई, इनका फिंगर क्रॉस था, लूसी का नहीं था। तो फिर हमने उसको कहा, अरे तुम तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हो, तुम थोड़ी ना होमो हैबिलिस हो, उसको अलग कर दिया। सही है? तो हैबिलिस का क्या मतलब है बोलो? हैंड स्किल, पत्थर पकड़ने, हैंड स्किल। हाँ, होमो सैपियंस यहाँ पे आएंगे, हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस हैं। हाँ, अभी तुमने पेलियोलिथिक देखा है, मीजोलिथिक देखोगी, और फिर नियोलिथिक, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में होमो सैपियन आ जाएंगे, और फिर ब्राह्मण युग में जब सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हो जाएगी, होमो सैपियन सैपियन। जो लोग कहते थे एडम एंड ईव, सर वो ये देखो, हम इन्होंने अब्राहम किया है, वो अभी हम लोग मुस्लिम वाला चलाते हैं। सर एडम एंड ईव तो क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी में भी चलता है, इसीलिए अब्राहमिक अकॉर्ड करते हैं। ये अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहम क्रिश्चियन भी मानते हैं, ज्यूस भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं। वो कहते हैं हमारे पूर्वज अब्राहम थे। सबसे पहला जो था वो एप है, एप होमो हैबिलिस है। एप से गुरिल्ला बने, एप से बंदर बने, एप से इंसान बने। यहाँ पे एप बोलेंगे। हमारे पूर्वज कौन थे बोलो? एप्स। एप्स का वीडियो अभी देखेंगे, लेकिन तुम समझ लो एप अभी देख लिए ना, लूसी। दैट इज एप। एप का मतलब आदि मानव। एप का मतलब समझ में आया कि नहीं? आदि मानव। वो कितना रो रही थी, देखा नहीं था कि लूसी मर गई। होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब है हैंड स्किल। तो ये क्या करते थे? दे कैन ग्रिप द स्टोन एंड दे वर हैविंग नेल्स इन हैंड्स, देयर लेग्स वर वाइडर देन हैंड्स। पैर चौड़े थे, पैर बड़े थे, और हाथ से। तो समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा, आगे की बात समझो। हैंड स्किल्ड थे, और बोलो थंब कैसा था? क्रॉस्ड। नेल इन हैंड, नेल भी थे। नेल, अब वो खुर नहीं थे, गाय में तुम्हें पैर में खुर दिखते हैं,
ऑक्सबो, उसमें कहीं नेल दिखते हैं कुछ नहीं। और ये कैसे थे? नेल इन हैंड, यहीं तक ये बाइपोडल हो गई। लूसी बाइपोडल थी। ये कौन थी? अपनी लूसी बाइपोडल। एक ही थी क्या लूसी? देख लो, हाँ एक ही ऐसी मिली, अभी तक एक मिली है जमीन खोदने पे, और मिला ही नहीं तो क्या करोगे इथियोपिया। ये देखो, बाकी टेट्रापोडल है और ये बाइपोडल। दो पैरों पे चले तो बाइपोडल। अलग कैसे, मतलब उसमें हम ये हमसे अलग इसलिए, समझो इस चीज को, जब यहाँ तक ये लोग आए तो इन लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया। अब आग के आविष्कार की वजह से अब इनके दांतों का आकार बदल गया। अब 4 तरीके के दांत होने लगे इनके। कैसे दांत होने लगे? अब इनके में कैनाइन छोटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये सब बड़े यूरोपियंस हैं, इनके यहाँ लूसी का आविष्कार हो गया। हम लोग जानते तक नहीं ये सब चीजों को। यूरोपियन की बात मत करो। ये देखो लूसी के दांत। मेरा कहने का मतलब है आगे इन सिसर, ये कैनाइन छोटे हो गए। पहले इतने लंबे लंबे थे चीरने फाड़ने के लिए। कैनाइन है ये 2 हैं जो जरा जरा सा बाहर निकले, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कैनाइन कौन से। यहाँ पे 4 दांतों के अगल बगल, बीच के 4 के बगल, वो सबसे अंदर गहरे तक है। और फिर उसके बाद प्रीमोलर और मोलर, 4 तरीके के दांत हो गए। ये होमो हैबिलिस में हो गए थे, होमो हैबिलिस में हो गए थे। मेरा कहने का मतलब है ये, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर की डिस्कवरी नहीं हुई उस समय, ऑक्सीजन इतना था कि जंगलों में आग लगती थी, तो उसमें से किसी ने लकड़ी जलती हुई टहनी ला के केव में रख दी। अब केव में जब रखी, जलती हुई टहनी उठा के ले आए, क्योंकि हैबिलिस तो थे ही पकड़ने लाए, उठा सकते थे। तो उन्होंने देखा उन लकड़ियों के लाने से शेर, चीते, जो और लोग थे भाग गए वहां से। बोले बड़े काम की चीज है और गर्मी भी दे रही है। तभी एक का घुना, एक का मांस उसमें गिर गया और मांस खाया, तो उस मीट को खाने पे उन्हें बड़ा मजा आया। और खाने के बाद अब उनकी एनर्जी मीट को चीरने फाड़ने में नहीं लग रही थी, उनकी एनर्जी अब किस में लग रही थी बताओ? ब्रेन के विकास में। तो जो ब्रेन था वो ऑरेंज साइज से बड़ा होकर के अब 800 ग्राम बन गया। पहले ऑरेंज साइज का था। तो बताओ एनर्जी, उल्टा हुआ सांप तुमने सुना है कि मरे हुए के समान होता है? उल्टा पकड़ लो मरा है। तो जब ब्रेन में सबसे ज्यादा ब्लड जाएगा, शीर्षासन करके देख लो, एक अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। उल्टा शीर्षासन देखा है? शीर्ष के बल आसन, पैर ऊपर। तो धीरे धीरे जो ऐसे पशु थे टेट्रापोडल 4 पैरों पे, उनमें दिमाग ज्यादा नहीं है। जो थोड़े ऊपर उठे तोते होते, उनमें बोलने की क्षमता आ गई, भाषा का विकास हुआ। और जो सबसे सीधे हो गए, उनमें क्या हो गया? दैट इज ब्रेन में सबसे कम ब्लड पहुंचता था। ब्रेन में कम ब्लड तो ब्रेन का ज्यादा विकास। समझ में आ गई बात की नहीं? तो हम में ब्रेन में सबसे कम, क्योंकि हम सीधे खड़े होकर चलने लगे, और हम खड़े होके भी खा सकते थे क्योंकि हम हाथों से खाते थे और पैरों से चलते थे। ये तो तुम्हें मालूम है कि नहीं? खाते खाते चल सकते थे। तो ऐसी स्थिति में, और हमने पका के खाना सीख लिया, तो क्या हमें खाने पीने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी? तो हमारी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट हुई? ब्रेन में। ये चीज। अब हेबिलिस के बारे में तुम्हें सब पता चल गया। ये लूसी के अग्रज थे और लूसी इनकी पूर्वज थी। These were successors, but she was predecessor. यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? हमें हेबिलिस से क्या लेना देना, हम तो आगे बढ़ने वाले हैं। That is, ये यहाँ डिस्कवरी ऑफ फायर। धीरे धीरे इनको पता चला, इन्होंने आग को सिर्फ हार्नेस किया है, अभी आविष्कार नहीं किया, लेकिन इनको पता चल गया आग बहुत काम की चीज है, इससे जानवर दूर रहते हैं और चीजें गर्म रहती हैं, गुफा गर्म रहती है ठंडों में। तो कोई लैंग्वेज कम्युनिकेट कैसे करते थे? उसी आग के चारों ओर अब इनमें समूह का आविष्कार विकास हुआ, क्योंकि आग थी तो सब आदमी उसी के चारों तरफ घेर के बैठ जाते थे। नाउ दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। क्यों? क्योंकि इनका जो ब्रेन का सेंटर है, कैविटी, वो धीरे धीरे यहाँ से स्पाइन से खिसक के मिड ब्रेन में आ गई। ये जो मिड ब्रेन है ना, कैविटी, इसके सेंटर पर है।
तो इसने इनको क्या कर दिया, ब्रेन का विकास करने में मदद की। इनका ब्रेन का जो हॉलो पोर्शन है वो सेंटर पे आ गया। ये देखो, ये मिड ब्रेन, इसको भी खोलेंगे तब मिलेगा, इसके अंदर वाला, इसके सेंटर में हॉलो पोर्शन धीरे धीरे खिसक के, जब ये सीधा चलने लगे तो वो जो यहां था, समझ में आया कि नहीं, हॉलो पोर्शन वो धीरे धीरे खिसक के कहां चला गया, सेंटर में, ब्रेन एक्टिव हो गई। ऐसा होने से लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स से खिसक के नीचे आ गई। तो इनमें अब तरह तरह की आवाज निकालने की, मिमिक्री करने के लिए, हिरन की, कोयल की कू 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 ऐसे निकालने, अब अलग अलग आवाज निकालने लगे। और ड्यू टू दिस दे कैन वेरियस, जो आवाज निकालते थे वो कम्युनिकेशन के साधन बन गए, उससे भाषा का विकास हुआ। अब इनकी जो लिप थी वो कभी तालू पे गिरती थी, वो कंट्रोल हो गई, कभी यहाँ पे पा फा बा भा मा, यहाँ ता था दा धा ना, और चा छा जा जा टच हो गई, तालु से हो गया तालव्य, मूर्धन्य, होष्ठव्य, अलग अलग प्रकार के भाषा का विकास। हमें उससे क्या लेना देना, हम है इस पर। एट दैट टाइम आंख का विकास हो गया, ब्रेन का विकास हो गया, यहाँ तक तुम समझ गए कि नहीं समझ गए? हमें इससे ज्यादा समझना ही नहीं है। दैट इज दे यूज्ड फायर, अभी इन्वेंटेड नहीं हुआ, यूज किया। यूज्ड फायर, लूसी पत्थर नहीं उठा सकती, मेड रफ स्टोन टूल्स, तुम्हारे बुक में बने हुए हैं। मेड कैसे टूल बनाए बोलो, रफ स्टोन, एक स्टोन से दूसरे स्टोन को, अभी पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन तुम पहले समझ लो, यहां तक समझ में आ गए? इसके बाद की बात करो। अब हम बात कर रहे हैं होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस की पे ही बात आ जाए। ये देखो, कहने का मतलब है कि होमो इरेक्टस इसके बाद आए, दैट इज, आपने हो गया लिखा फायर्ड, हाँ यूज्ड फायर, मतलब यूज करने लगे फायर को, और क्या करना, आपने डी लगा दिया, वो ठीक कर देंगे। अभी मैं बस ठीक ही करने वाला हूँ उसको, तुम उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, तुम इरेक्टस के बारे में बात करो। ये फर्स्ट होमिनिन थे जो मास्टर कर लिया था और माइग्रेट कर गए आउट ऑफ अफ्रीका, ये इरेक्टस थे। नाउ दीज वर, बस तुम ये समझते, उनको भी समझाते हैं बीच में, जैसे समझा रहे ना, दैट दे वर नाउ, ये क्या हो सकता था, दे स्टार्टेड रनिंग ऑन फीट, और उन्होंने सीधे होकर चलना कहाँ सीखा मालूम है, जमीन पे सीखा कि पेड़ों पर? पेड़ों पर। इंसान ने जमीन पे चलना नहीं सीखा है सबसे पहले डालों पे सीधा खड़ा होकर चलना सीखा, क्योंकि वो अपने हाथों से डाल को पकड़ता था और चलता था, तो धीरे धीरे पैर सीधे हो गए। एक हाथ का यूज कैसे करता था, डाल को पकड़ने में, क्यों? क्योंकि नीचे इतने खतरनाक जानवर थे, उससे उसको बचाना था, वो मैमल था। अब मैमल अपनी रक्षा कर नहीं सकते, उनके पास कोई कैनाइन तो थे नहीं, लंबे लंबे दांत की चीड़ फाड़ कर लें, तो रक्षा के लिए पूरी जिंदगी पेड़ों पे बिताता था। लेकिन फिर जब उसके हाथ आग आ गई, अब वो आग लेके चलने लगा, वो होमो इरेक्टस बन गया। तो उसने जब ऑस्ट्रेलिया में बड़े माउंट का विकास हुआ, ऑस्ट्रेलिया टकराया, तो एक आ गया बहुत बड़ा पहाड़, उस पहाड़ ने मानसून को अफ्रीका जाने से रोक लिया, सहारा मरुस्थल बना दिया। अब सहारा डेजर्ट बन गया। क्यों बन गया बताओ? क्या मानसून जा पा रहे थे? जो मानसून सी से आते थे, इतना हरा भरा अफ्रीका जंगल डेजर्ट बन गया। उन लोगों ने कहा निकलो अफ्रीका से, हम इरेक्टस हो चुके हैं और आग लेके निकलेंगे। तो वो किस किस रास्ते से गए? उन्होंने उस रास्ते को क्रॉस किया, गल्फ कंट्रीज में गए। सबसे पहले कहाँ गए? उस समय तक ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं हुई थी, अमेरिका की भी नहीं हुई। गल्फ कंट्रीज में गए, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्टिनेंट में आए।
फिर उसके बाद रशिया में आए, चाइना जानते नहीं थे वो। सबसे पहले अफ्रीका में डेवलप हुए। सबसे पहले अफ्रीका में डेवलप हुए। इसका तो कोई रीजन पता नहीं है, लेकिन लूसी वहीं मिली, और कहीं खुदाई मिल जाएगी तो एक लूसा भी मिल जाए। अब खुदाई में मिली है तो हम लोग अपने ट्रेस का ओरिजिन वही मानते हैं, और जगह भी खुदाई हो तो मिल जाए। बट ये चीज मानी है कि वहां पर जो अफ्रीका में ये क्यों डेवलप हुआ, इसका आंसर मेरे पास है नहीं है। अब कुछ होगा तो हम देख लेंगे, आपने पूछा है तो हम देख भी लेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? इरेक्टस ने क्या किया, दे वहां पढ़ो, दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफ्रीका। और रीजन तुमको पता चल गया, क्योंकि अफ्रीका इज नाउ डेजर्टिफाइड। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में अब एक माउंटेन फोल्ड्स बन गए, और उन्होंने वहां पर समझ में आया कि नहीं, टेक्टोनिक प्लेट के मूव करने की वजह से। तो नाउ इरेक्टस ने क्या किया, अवर अर्ली एज, जैसा कि अदरत बता रहे हैं, ट्रेसेस वर फाउंड इन अफ्रीका। इथियोपिया में ही लूसी पाई गई है। अवर ह्यूमन अर्ली ट्रेस, नोट करो अदरत, ट्रेसेस वर फाउंड इन, कहां पाए गए बोलो? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका वाज डेजर्टिफाइड। अफ्रीका वाज डेजर्टिफाइड ड्यू टू, किसकी वजह से? राइज ऑफ माउंटेन। माउंटेन आ गया वहां, और सारी हरी भरी जंगल वहां से हो गया, उन्होंने निकलना शुरू किया। नाउ होमो इरेक्टस हैड टुक द फायर स्टिक एंड स्टार्टेड मूविंग। अब उनको कोई खतरा था जब फायर दिया? फायर स्टिक, उन्हें आग को कंट्रोल करना आ गया। वहां लिखा है दे वर मास्टर्ड इन यूज ऑफ फायर। आप वहां सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है? इरेक्टस ने क्या किया? मास्टर्ड। अब इन्हें किसी जंगली जानवर से डर नहीं लगता। मास्टर्ड क्यों? क्योंकि इनके ब्रेन का होल खिसक के सेंटर में आ गया, लेरिंग्स पहुंच गए, यहाँ पे आवाज निकालने लग गए, भाषा का विकास हुआ, आग के चारों ओर घेर के सभ्यता का विकास कर लिया। अब ये ग्रुप में रहने लगे। तो इरेक्टस ने क्या किया? इरेक्टस मास्टर्ड इन यूज ऑफ फायर। और संस्कृति, दे लेफ्ट डेजर्टिफाइड अफ्रीका। They left desertified Africa. अधिकांश लूसी की आग में इथियोपिया में ही रह गए। बाकी सब लोग ये कर रहे हैं वहां से। इन्होंने कहा नो, आई कैन नॉट लीव इट लाइक दैट। अब अगला देखो, होमो निएंडरथैल्स। अगला देखो, ये क्या कारनामा कर बैठे। These were highly adapted to cold climates. इन्होंने शेल्टर ऐसे ले लिए, कल्चरल प्रैक्टिस लाइक बरिंग देयर डेड्स। ये कोल्ड क्लाइमेट तुमने कल देखा था कि -70 डिग्री का क्लाइमेट साइबेरिया का, तो वहां ये रहने लगे। These were, भाई आगे बढ़ते चले गए, जो रशिया में ही रुक गए तो उनको निएंडरथैल्स कहा गया। ठीक है कि नहीं? These were, वहां पढ़ो, वहां लिखा है। तो these were क्या थे बताइए? Adapted to cold climate। लेकिन क्या सिर्फ इनमें यही खूबी थी? अब कोल्ड क्लाइमेट में इन्होंने गुफा में रहना शुरू कर दिया, और क्या करना शुरू कर दिया? दे कॉम्प्लेक्स ईयर पॉइंट्स। ठीक है, मतलब चीरने फाड़ने के यंत्र आ गए इनके पास। शेल्टर ले ली, सो लिव्ड इन शेल्टर, गुफा में रहने लगे। शेल्टर का मतलब केव होता है। एंड और क्या किया बताओ? स्टार्टेड बरिंग डेड्स। अब ये स्कैवेंजर नहीं रह गए कि इनका कोई मर गया तो उसको चीर फाड़ के खा लिया।
ये उसे दफना देते थे, आदर का भाव आ गया, मनुष्यता आ गई। नहीं तो पुराने वाले तो फाड़ के खा लें इसके मंजर पे। एंड स्टार्टेड बर्निंग, ये सब कुछ पेलियोलिथिक एज में हुआ। और ये कब से कब तक है? 2.5 मिलियन से यहां से शुरू होती है और 10,000 BC पे खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? आगे देखो, नेक्स्ट इज, आगे की बात आती है मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड देखो, नाउ अब निएंथरडल्ट्स के बाद क्या हुआ? दैट इज, इनकी एज देखो कहां से कहां तक है, 40,000 ईयर से वो है। और वो कह रहा है 10,000, अभी 2000 तो यही हो गया। होमो इरेक्टस हो गया, निएंथरडल्ट्स ये हो गया। होमो सेपियंस, ये सारी चीज है। तुम लिखो मीजोलिथिक, इससे रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं तुमको एक चार्ट दिखाऊंगा, ये चीज हटा दो बस तुम किससे रिलेट करना है, क्योंकि कहीं पर ये जो है पैलियोलिथिक में हुआ, कहीं मीजोलिथिक में हुआ। विश्व में अलग अलग समय पे विकास हुआ। अभी मैं चार्ट दिखा रहा हूं। ये नहीं कह सकते कि जिस समय अफ्रीका में आग जलाना सीख रहे थे तो दूसरी जगह भी सीख लिए होंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है वहां 10,000 साल बाद हुआ, तो वी कैन नॉट रिलेट। हाउएवर दिस वाज द पैटर्न। तो ये अलग चीज है कि जिस समय ओल्ड हथियार थे, मीजोलिथिक में शार्प हथियार थे, दोनों तरफ नुकीले, फेंके तो चाहे इधर से न लगे तो उधर से लग जाए हिरन को, यानी गेम एनिमल्स में। सही है नहीं? मीजोलिथिक, नाउ मोर शार्प एंडेड, तुम्हारे में हथियार बने हुए, मोर शार्प। ये क्या हुआ? दैट इज टूल्स ऑफ स्टोन। मीजोलिथिक कब से कब तक रहा? ये चेक कर ले, 8000 BC से ये 3000, क्या चाहिए? ये तो 10,000 से 8,000, कहां से कहां तक? क्योंकि 10,000 पे खत्म हुआ, तो ये कहां पे हुआ? BC। यहां तक समझ में आ गई? अब नवपाषाण का, नियोलिथिक का क्या मतलब है? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, और ये है मध्य पाषाण काल। और ऊपर वाला कौन सा है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नियोलिथिक वाले क्या करने लगे और मीजोलिथिक क्या करने लगे? बता दिया ना, शार्प रूल्स। ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और इनके पास स्टोन के बने थे एंड अटैच्ड टू वुड, लकड़ी पे लगे हुए, अटैच्ड टू। अभी तुमको चित्र दिखाएंगे अटैच्ड टू वुड वाली खुदाई में भी मिले, अटैच्ड टू वुड। जरा नियोलिथिक देखो, नियोलिथिक ने क्या किया बताइए? दे शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिज्म, ये नोमैड नहीं रह गए। Now they shifted from nomadic life। खाना बदोश जानते हो, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, कहते हैं हमारी जिंदगी खाना बदोश है। जब से एयरफोर्स में आए हैं, अपनी चेयर कुर्सी लेके वहाँ जाओ पोस्टिंग, वहाँ से वहाँ जाओ, पूरा खाना बदोश बना के रख दिया है। ठीक है कि नहीं? तो बंजारा, तो they shifted from nomadic life, क्योंकि इनको अब खेती करना आ गया, ऐसे कहा जा सकता है। यहां से वहां जाते हैं, शिफ्टेड फ्रॉम नोमैडिक लाइफ। किस लाइफ से? नोमैडिक लाइफ। जब तक मैं 23 साल नौकरी किया, मैं कुछ नहीं खरीद पाया, सिर्फ बेचा सामान। क्योंकि 5 साल बाद वहां, 5 साल बाद वहां, जब अपना घर मिला यहाँ पे,
तब सोफा खरीदा, फ्रिज खरीदा, तब रहने की ठौर आई। नहीं तो सामान ही 2 बक्से से ऊपर सामान ही नहीं रखते थे। अब उसे कहाँ ले जाओ, कहाँ जाओ? समझ में आ गई कि नहीं? तो नोमैडिक लाइफ क्यों? बिकॉज दे लर्न एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन सीख लिया था। दे लर्न कल्टीवेशन, इन्होंने खेती सीख ली थी। और क्या किया था? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या इन्होंने भेड़िए को पालना शुरू कर लिया? डोमेस्टिकेटेड डेयरी एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स, दूध देने वाले पशु भी पाल लिए। डेयरी एनिमल्स एंड ड्रॉट एनिमल्स। अगर ड्रॉट एनिमल जानना चाहते हो अदिल से कांटेक्ट करो। ड्रॉट एनिमल्स क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारे बैल हैं, घोड़े हैं, गायें हैं, जो खींच सकते हैं गाड़ियां। श्रम करने वाले पशु और दूध देने वाले पशु, श्रम करने वाले। तो इस तरीके से ये नियोलिथिक हो गए। नियोलिथिक का मतलब तुम्हें समझ में आ गया? नियोलिथिक हो गए तो ये अलग अलग ग्रुप में रहने लगे। चेक करो, इसको जन कहा गया। क्या कहा गया? जन। उसमें उन लोगों ने कहा अब हमारे पास खेती हो गई है, इसको हम पॉट में रखेंगे। किसमें रखेंगे? दैट इज डेवलप्ड पॉटरी। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो इन्होंने 10 आदमी को यहां भेज दिया, बोला तुम लोग 10 लोग यहां रहो, तुम खेती मत करो, तुम हमारी रक्षा करो। 100 में से 10 को कहां भेज दिया कि जाओ तुम रक्षा करो। फिर बोले हमारे खाने का क्या? हम भिजवा देंगे, चिंता मत करो, हम भिजवा देंगे, रक्षा करो। ये पॉट में अनाज भरा पड़ा है, लोग लूट ले जाएंगे। इसमें क्या भरा पड़ा है? अनाज। तो अब ये जब 10 रक्षा करने लगे, एक आदमी बोला मैं सबसे योग्य हूं, तुम सब मेरी बात मानना। तो एक इसमें सबसे योग्य था, सब उसकी बात मानने लग गए। 3 बोले हम भी तो थोड़े थोड़े हो गए, हाँ ठीक है, तुम तीनों की मैं सलाह लूंगा। तो इन तीनों की सलाह लेने लग गया और ये बन गया इनका राजा। और ये 3 क्या बन गए? मंत्री। मंत्री बन गए और बाकी बन गए सैनिक, जिनके पास दिमाग कम रहा होगा, जैसे अतिकाश राजा बन गया और सबको इसने मंत्री, 3 को मंत्री बना दिया। अच्छा, इसने सोचा हम सुरक्षा तो कर रहे हैं, क्यों ना इनके 10 आदमी मार दिए जाएं। एक बार कभी लड़ाई हुई तो इसने इनके आदमी मार दिए, सुरक्षा करने वाले। तो जब इनको मार दिया, ठीक है, तो उसने अपने कबीले वालों से कहा देखो मैंने तुम्हारी रक्षा की है। बोले रक्षा की? बोले वैसा वैसा कुछ नहीं, 1 तारीख को भेजना हमको अनाज, हर 1 तारीख को आना चाहिए हमारे। वो उसको टैक्स कहा गया। जो पहले एहसान था, अब इन्होंने कहा देखो नहीं तो हम रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हारी रक्षा करवानी तो 1 तारीख को भेजो। तो ये ग्रामीण कहलाई, प्रजा। ये क्या कहलाई? प्रजा। अब इसने इनको भी जीत लिया, 100 लोग यहाँ के 100 लोग यहाँ के। अब ये दोनों कबीले एक हो गए। अब इसने सोचा ज्यादा टैक्स आएगा, इसको जनपद कहा गया। क्या कहा गया? जनपद। और फिर इन दोनों में भी ऐसे लड़ाई हुई, तो क्या ये दूसरा जनपद हुआ? सही है। अब 2 जनपदों के बीच लड़ाई हुई तो उसको कहेंगे महाजनपद। अब ये एक हो गया, तो इसे क्या कहा गया? बोलो। 16 महाजनपद मौर्य काल में। कितने मौर्य काल में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। और सबका किंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बोलो, तुम्हें समझ में आया कि कैसे कैसे हुआ होगा? मेरा कहने का मतलब है होमो निएंडरथैल्स के बाद कौन आया? ये तो तुमने से होमो सैपियन, ये देख लो कौन आ गया? चौथा, यहां लिखो होमो सैपियंस। होमो सैपियंस दैट इज एडवांस फॉर्म है, इट इज एडवांस फॉर्म। इसके आगे की कहानी अगले, इसका खेल परसों किया जाएगा, कल मैथ करा दो। थोड़ा थोड़ा तो संस्कृति आइडिया लगा कुछ कुछ।
सर आप वो मैथ्स का खर्चा बता दोगे हैं? सर मैथ्स आओ तो कराएंगे। लेट आते हो फिर हमको परेशान करते हो। सही बात है सर, और क्लास ही है क्या?